अपने बच्चे को लेके साधु के पास माँ गई कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो बाबा ने कहा कि आज तो नहीं, कल लेके आना। वो दूसरे दिन लेके गई अपने बच्चे को, तो उसने कहा, बच्चे से कहा, बेटे गुड़ खाना बंद कर दो, कम खाओ। तो माँ ने कहा, ये तो कल भी कह सकते थे आप। कह रहे, कल तक मैं खुद खाता था, आज मैंने अपना छोड़ा है और तब मैंने बच्चे के लिए कहा है। तो अगर ये खुद भी उस पे कायम रहें, आजकल तो रईसों में अडानी का ही नंबर आता है, अंबानी का नंबर आता है, तो ये इतने जब पैसे वाले देश के अंदर हैं तो फिर हमारे देश को क्या संकट हो सकता है? क्या जरूरत थी रोड शो? अगर अच्छी खबर जब जाती कि देश पे संकट आया है डीजल का, पेट्रोल का, तो हम ये जो रोड शो है इसको अब नहीं निकालेंगे, ये घोषणा कर दी जाती तो अच्छा लगता। लेकिन देश हित की बात करनी है तो सरकार ने भी खर्च कम करने चाहिए। और फिर हमारे पास तो ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, कुछ सरकार ने भी बनाई है, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं कि एक एक हस्ती हमारे सारे देश को चला देगी। सरकार उनका साथ दे रही है तो जो साथ दे रही है तो वो सरकार का साथ दे आज। अगर इसीलिए सरकार साथ दे रही है उनको तो संकट में काम आए वो। देखो, वॉशिंग मशीन में आने से पहले ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है और ब्रह्मास्त्र अब उनके पास ईडी और सीबीआई है। इन सब के घर पे ईडी ने और सीबीआई ने दस्तक दिए थे, रेडें भी पड़ी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद में वो पवित्र हो गए। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक चला रही थी तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, क्योंकि वो गलत काम था, गरीबों की मदद हो रही थी वहां पर। वो इसलिए वो कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही थी तो अब ये कर रहे हैं। अब ये बताइए इन्होंने क्या किया उस पे, हेल्थ पे। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किए, लोग उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो पहले घोषणाएं की थी उन पे वो खरे उतरे थे। उन्होंने बिजली फ्री दी थी, उन्होंने पानी फ्री दिया था, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक फ्री दिया था। तो उन्होंने जो घोषणा की थी पूरी, ये घोषणा करके फिर लौट के करवट भी नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी, जो 3 बार एमएलए रह चुके हैं छतरपुर बहरौली से, 3 बार काउंसलर रह चुके हैं एनसीडी से और एक्स चेयरमैन रह चुके हैं साउथ जोन एमसीडी से, और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी से उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद गए थे, उन्होंने लोगों से संबोधन में कहा कि कम गैस का यूज करें, कम तेल का यूज करें, विदेश यात्रा टालें और 1 साल तक सोना ना खरीदें। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन ये अगर देश के हित में है तो सभी देशवासियों को करना भी चाहिए, लेकिन करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। करनी कथनी में अंतर ये है कि उधर इन्होंने देश के लिए ये बयान दिया है, सारी जनता को संदेश दिया है, अगर देश पे कोई आफत आती है तो करना भी चाहिए। और उधर उसके बाद में रोड शो हो रहे हैं। जामनगर में इतना बड़ा रोड शो हुआ है प्रधानमंत्री जी के साथ, इतनी गाड़ियां, हजारों में गाड़ियां वहां से निकली हैं उनके रोड शो में। क्या उनमें डीजल या पेट्रोल नहीं जला है? हैदराबाद में रोड शो हुआ है। अपनी तरफ से तो करनी और कथनी के लिए इसलिए मैंने कहा कि पहले स्वयं त्याग करें। एक कहावत है बहुत पुरानी कि अपने बच्चे को लेके साधु के पास माँ गई कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो बाबा ने कहा कि आज तो नहीं, कल लेके आना। वो दूसरे दिन लेके गई अपने बच्चे को, तो उसने कहा, बच्चे से कहा, बेटे गुड़ खाना बंद कर दो, कम खाओ। तो माँ ने कहा, ये तो कल भी कह सकते थे आप। कह रहे, कल तक मैं खुद खाता था, आज मैंने अपना छोड़ा है और तब मैंने बच्चे के लिए कहा है। तो अगर ये खुद भी उस पे कायम रहें, और एक बात ये समझ में नहीं आती, कोई ना कोई तो संकट आया है देश के ऊपर, तो ये पूरे विश्व भर में वो संकट क्या भारत के ऊपर ही आया है कि ये किसी और कंट्री पे भी आया है, वहां पे भी ऐसी घोषणाएं कहीं हुई है कि नहीं हुई है? ये देश की जनता जानना भी चाहती है और जानने का हक भी है, क्योंकि देश सभी का है। बिल्कुल। जो देश के अंदर रहता है, गरीब है, मजदूर से लेकर के और राष्ट्रपति तक सभी का देश है। गरीब से लेकर के और बहुत बड़े रईस तक। आजकल तो रईसों में अडानी का ही नंबर आता है, अंबानी का नंबर आता है।
तो ये इतने जब पैसे वाले देश के अंदर हैं तो फिर हमारे देश को क्या संकट हो सकता है। इतनी घोषणाएं हुई है। अभी जैसे कोरोना भी हुआ था तो क्या ताली बजाने से कोरोना गायब हुआ था क्या? कोरोना जो है वो गायब तब हुआ, लोगों ने अपने आप के बीच में एहतियात बरता। तो इन घोषणाओं से नहीं होता है कुछ भी। लेकिन ठीक है, अगर राष्ट्र के हित की बात है तो राष्ट्र के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसमें तो कोई नहीं राष्ट्र हित में। पर हमें ये भी तो बताया जाए कि हमारे पर संकट कितना है, कैसे है, और देशवासी ये भी बात जानना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया तब माननीय केजरीवाल जी ने भी यही बात बोली कि आर्थिक संकट अगर है तो बताइए। संजय सिंह जी ने भी यही बात बोली। लेकिन बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया उसके बाद उन्होंने अपने काफिले से भी कुछ गाड़ियां कम करवाई हैं और बीजेपी के जो बाकी विधायक हैं उनकी भी काफिले से गाड़ियां कम करवाई हैं। हमें तो दिखाई नहीं दे रही काफिला। हमने भी देखा है, टीवी में दिखाया है, न्यूज में दिखाया है, क्योंकि आजकल तो टीवी में न्यूज में केवल उन्हीं को दिखाया जाता है, दूसरी खबरें तो गायब हैं। पर उसमें तो काफिले की कोई कमी नहीं थी, एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी, कौन आगे जाए कौन पीछे रह जाए। क्योंकि काफिले में जब भागते हैं तो इसी तरह भागते हैं, तो वहां पे भी क्या जरूरत थी रोड शो। अगर अच्छी खबर जब जाती कि देश पे संकट आया है डीजल का, पेट्रोल का, तो हम ये जो रोड शो है इसको हम अब नहीं निकालेंगे, ये घोषणा कर दी जाती तो अच्छा लगता। लेकिन रोड शो निकालना भी है, प्रतिबंध और लोगों को भी लगाना है, अपना प्रतिबंध लगाना नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तो ये कहा था कितना भी संकट आ जाए विश्व भर में, हमारे देश में इतने स्टॉक है, हमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो थोड़े दिन के बाद ही क्या हो गया एकदम। तो ये देश के सामने, देश को चलाने वालों को सही सारी बातें सामने रखनी होगी, क्योंकि उनको चलाने के लिए पब्लिक ने ही चुना है, और पब्लिक के लिए वो बता के नहीं चलेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी के इसी बयान के बाद कुछ डिटेल सामने आई जिसमें उनकी विदेश यात्राओं का जिक्र है कि आगे उनकी कुछ विदेश यात्राएं और होने वाली हैं मई में, तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को उस पर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री हैं तो उनका तो एक होता है वहां पर काम है कुछ, वो तो जाएंगे ही। प्रधानमंत्री इस देश में पहले भी बहुत रहे हैं और आगे भी बहुत होंगे। देश यूं ही चलता रहेगा जब तक सृष्टि चलेगी, और जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो विदेश भी जाएगा, लेकिन कितना, कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं है जाने की आवश्यकता। ये तो आप सबको पता है कि एक यात्रा पे कितना खर्च होता है, लेकिन देश ने कभी आपत्ति नहीं जताई। देश को आपत्ति तब लगती है मेरे लिए रूल कुछ और जनता के लिए रूल कुछ और। अब इतनी मिनिस्ट्री है, अभी और मिनिस्ट्री बढ़ाई जा रही है, उतने खर्चे और बढ़ाए जा रहे हैं, मिनिस्टर के बाद में और मिनिस्टर बढ़ाए जा रहे हैं, तो उतने ही दफ्तर बढ़ेंगे, उतने ही गाड़ियां बढ़ेंगी, उतने ही डीजल फूकेंगे, उतना ही पेट्रोल फूकेगा, उतना ही खर्चा और बढ़ेगा। तो ये तो खर्चा और बांधते जा रहे हैं, विस्तार होता जा रहा है। लेकिन देश हित की बात करनी है तो सरकार ने भी खर्च कम करने चाहिए। और फिर हमारे पास तो ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, कुछ सरकार ने भी बनाई है, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं कि एक एक हस्ती हमारे सारे देश को चला देगी। सरकार उनका साथ दे रही है तो जो साथ दे रही है तो वो सरकार का साथ दे आज। अगर इसीलिए सरकार साथ दे रही है उनको तो संकट में काम आए वो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी देश की जनता राष्ट्र हित में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है और हमेशा रही है। और देश की जनता में राष्ट्र हित ना होता तो आज हम इस आज़ाद देश के अंदर न रहते। क्योंकि सर आपने आज़ाद देश का जिक्र किया ही है, तो ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में बन गए। तो मैं जानना चाहती हूँ, उनको अखिलेश यादव भी समर्थन देने पहुंचे थे,
केजरीवाल जी भी समर्थन देने पहुंचे थे। उसके बावजूद क्या ऐसी चूक हुई या क्या ये भी वोट चोरी का मामला माना जाएगा? क्या कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी हार गए और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, ये चुनाव जिस तरह भी हुआ है सारी देश की नजर के सामने हुआ है। इस देश के अंदर ये चुनाव पहला, इस स्टेट में ये पहला ऐसा चुनाव था कि चुनाव को कराने के लिए पहले ही मिलिट्री का उपयोग किया गया है। लाखों की संख्या में मिलिट्री वहां लाद दी। ऐसी कौन सी आफत वहां पे आ रही थी? मैं असली चुनाव जीतना उसको मानता हूं कि जो पब्लिक का मन जीत करके, पब्लिक के हित में काम करके सरकार बनाए और वोटर उसको चुन करके भेजे। और धांधली में चुनाव हो तो जीत तो हो जाती है, पर जीतने वाला भी रात को सोते समय ये सोचता होगा कि मेरी जीत कैसे हुई है। ये सोचता होगा जरूर, कोई बेशक कहे नहीं। वहां का मुख्यमंत्री जो आज शपथ ले रहा है वो भी ये सोचता होगा, और वो अपने बारे में भी सोचता होगा तू पहले क्या था और आज क्या है। यही जिस पे ब्लेम लगाए जाते हैं आज वो सोने जैसा साफ हो दिखाई देता है। तो ये सारी बातें पब्लिक के सबके सामने है। जीत भी कैसी है वो भी सबको पता है, मीडिया को भी पता है, पर जब अंकुश लग जाता है तो मीडिया भी चुप रहती है, पब्लिक भी चुप हो जाती है। क्योंकि ये जो मेन दो हथियारों का यूज इस्तेमाल होता है, हर आदमी सहमा हुआ है, हर आदमी डरा हुआ है, और इस आज़ाद देश के अंदर व्यक्ति डर के कदम रख रहा है, आज़ादी के साथ नहीं रख रहा है। इतना तो महसूस सभी को है। अब मैं सर कुछ दिल्ली की राजनीति के बारे में बात करना चाहूँगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ। कुछ समय पहले ही राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल समेत 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मतभेद हुई, क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो लोग भाजपा में शामिल हो गए? क्या राघव चड्ढा पर भी इस तरह के कुछ अंकुश थे जो भाजपा जानती है? क्या वो भी उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर वहां पर पहुंचे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, वॉशिंग मशीन में आने से पहले ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, और ब्रह्मास्त्र अब उनके पास ईडी और सीबीआई है। इन सब के घर पे ईडी ने और सीबीआई ने दस्तक दिए थे, रेडें भी पड़ी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद में वो पवित्र हो गए। भाजपा में आने के बाद में अब कोई ईडी की भी आवश्यकता नहीं रही, अब सीबीआई की भी आवश्यकता नहीं। अभी भी, पहले भी, चाहे वो आज विधानसभा के मेंबर है, उनके घर पहले इनकम टैक्स की रेड हो रही थी, बाद में वॉशिंग मशीन में आने के बाद में अब वो कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में और भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन अब उन पे ब्लेम कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां उनको कोई तकलीफ ना हो, बल्कि और यहाँ नब्ज पकड़ करके देख रहे हैं कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें और दवा की आवश्यकता है क्या? अभी कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताओ कि दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली में दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए काम क्या हो रहा है? रिज वाले चुप बैठे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। डीडीए चुप बैठी है, डीडीए की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियां बहुत जोर से काटी जा रही हैं, धड़ाके से काटी जा रही हैं। पुलिस कुछ नहीं कह रही है। कोई गरीब आदमी अगर मकान बनाता है 50 गज में, तो उसके मकान बनाने पर पुलिस पहुंच जाती है कि आप ये अनऑथराइज मकान बना रहे हैं। लेकिन अनऑथराइज बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, उस पर किसी न पुलिस को एतराज है, न किसी डिपार्टमेंट को एतराज है, न दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को एतराज है, न दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एतराज है, न दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एतराज है। किसी को कोई एतराज नहीं, न कारपोरेशन आती है, उनके सब काम चल रहे हैं। सिस्टम बनाया हुआ है, सब काम सिस्टम के अंदर है। तो ये जितना अंधेर गर्दी अब चल रही है, ऐसा दिल्ली में पहले कभी किसी राज्य में नहीं थी। और भगवान शुद्ध बुद्धि दे दिल्ली के वोटरों को कि ऐसा राज बना करके आए कि ताकि इन संकटों से वो खुद स्वयं बाहर निकल करके बाहर आ सके।
लेकिन सर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो तो कुछ उल्टा ही कहती हैं। वो कहती हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी उन्होंने दिल्ली का पतन किया, अब वो पंजाब में है तो वो पंजाब का पतन कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक कह रही है। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक चला रही थी तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, क्योंकि वो गलत काम था, गरीबों की मदद हो रही थी वहां पर। वो इसलिए वो कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही थी तो अब ये कर रहे हैं। अब ये बताइए इन्होंने क्या किया उस पे, हेल्थ पे। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किए, लोग उनको क्यों याद कर रहे हैं? अगर उन्होंने बिल्कुल ही कोई काम नहीं किया तो सारी दिल्ली में वोट परसेंटेज गिना जाए धांधली के बाद भी तो भी 1-1.5% का ही अंतर रहा। अगर दिल्ली वाले लोग उन पे नाराज रहते तो 1-1.5% का अंतर क्या होता है? कुछ भी अंतर नहीं होता। एक ब्लेम लगाने के लिए है, लेकिन फील्ड में आकर के काम करने के लिए नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक को सर आरोग्य मंदिर बना दिया है। मंदिर में तो भगवान की पूजा होती है, वहाँ स्वास्थ्य ठीक कहाँ होता है। अब हाल ही में रेखा गुप्ता जी ने एक योजना शुरू की है, अपना घर आश्रम योजना। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें बेघर और बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस चलाई जाएंगी, जिसके लिए हरी झंडी रेखा गुप्ता जी ने दिखा दी है। नहीं, वो तो ये घोषणाएं अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि 2500 रुपया भी हर महिला को दे दिया गया दिल्ली में। मैं तो कई बार पूछता हूँ, कह रहे ने मेरा कुछ अकाउंट में गड़बड़ हो गई इसलिए नहीं आया। 2500 रुपया भी इसी रेखा गुप्ता की सरकार से ही हुआ था ना, घोषणा प्रधानमंत्री जी ने। अब हाल ही में सर इसी को लेकर न्यू अपडेट ये है कि उन्होंने पोर्टल बनाने शुरू कर दिए हैं और जून से शायद रुपए डालने शुरू हो जाएंगे। नहीं, क्यों पोर्टल क्यों बना रहे हैं? घोषणा तो ये थी दिल्ली की हर महिला को जो दिल्ली में रहती हो उसको 2500 रुपया उसके अकाउंट में हर महीने जाके डाला जाएगा। अब ये क्यों देख रहे हैं कि पोर्टल में भी कौन किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए? 15 महीने तो निकल गए। 15 महीने अगर मिले होते तो आज हर महिला के अकाउंट में 36-37 लाख हजार रुपया पहुंच गया होता। वो अपना अकाउंट देख रही है बेचारी, बंद वहाँ उसमें बैंक जाती हैं, निराश होकर के लौट के आ जाती है, कहीं नहीं हो। लेकिन ये बात सत्य है कि वो केजरीवाल की आलोचना तो करती है। केजरीवाल जी ने अगर 2100 रुपया की घोषणा की थी तो वो 2100 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंचाता, क्योंकि उन्होंने जो पहले घोषणाएं की थी उन पे वो खरे उतरे थे। उन्होंने बिजली फ्री दी थी, उन्होंने पानी फ्री दिया था, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक फ्री दिया था। तो उन्होंने जो घोषणा की थी पूरी, ये घोषणा करके फिर लौट के करवट भी नहीं लेते। तो ये कहाँ है 2500 रुपये जो भी घोषणा की थी? अभी तो और घोषणा करके क्या करेंगे? इनकी घोषणाओं पे लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली भी आई थी, 3-4 दौरे हो चुके हैं, तो उनकी रैलियों में यही घोषणा हुई है कि जिस तरह से छतरपुर के रोड किस तरह की हालत है सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा राशि का प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है, जिसमें यहाँ पर बहुत अच्छे रोड्स बनने वाले हैं और बहुत जल्दी में ऐसा होने वाला है। यहाँ का साउथ दिल्ली का जो सांसद है, पता नहीं क्यों हमारे क्षेत्र के लोग तो उसको डिफेंडर चोर कहते हैं। वो रोज घोषणाएं करते हैं, यहाँ कई सौ करोड़ डेली दे जाते हैं। जिस गांव में जाते हैं उस गांव के लिए बोल जाते हैं इतने करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं। तो रेखा जी ने भी वो बात सुन ली होगी सांसद की। उसने सोचा कि शायद यहाँ पे इतने नोट आ रहे हैं तो तू भी अपने हाथ सीधे कर ले इसी में। तो उन्हीं की तर्ज पे उसने भी घोषणा कर दी होंगी। लेकिन ये घोषणाएं बहुत होती है हमारे यहाँ, जमीन पे नहीं आती उतर के। अभी वो हवा में तैर रही है, जब जमीन पे आएगी, जब यहाँ के खड्डे भरे जाएंगे, या तो वो इसलिए नीचे नहीं उतर रही है कि वो आना चाहती है हमारे क्षेत्र में, तो सड़क टूटी हुई देख करके लौट के चली जाती है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, किसी को कनेक्शन बिजली का फ्री मिलता नहीं है, पानी किसी को पीने के नहीं मिल रहा। हाँ, जहां जहां अनऑथराइज कॉलोनियां कट रही है वहां पे ट्यूबवेल लग रहे, जहां जहां अनऑथराइज कट रही है वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं। वो पैसा किसका लग रहा है ये एक अलग विषय है,
अगर इसकी जांच भी होगी तो ये बहुत बड़ा बवंडर घोटाला मिलेगा। ये वहां पे स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा रही है, वहां पे बिजली के पोल भी पहुंचाए जा रहे हैं, वहां लोगों को इतनी सुविधाएं प्राप्त कर दी गई ताकि वो प्लॉट महंगे बिक सके। लेकिन कौन कर रहा है ये? जो क्षेत्र के नुमाइंदे हैं। आप एक बार चारों तरफ घूम के देखोगे तो सब यही कहेंगे कि यहाँ के विधायक की कॉलोनी है, वो काट रहे हैं, यहाँ के पार्षद की कॉलोनी है, वो काट रहे हैं, यहाँ के एमपी का आशीर्वाद है, वो कटवा रहे हैं, ये आज यहाँ पे अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उससे इतने पैसे उगाए जा रहे हैं, यहाँ पे आज मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं फिर वापस चले जाते हैं। सारा दिन यही चर्चा रहती है पूरे क्षेत्र में, लेकिन विकास का नाम का कोई यहाँ पे कोई काम इस पूरे क्षेत्र में हो ही नहीं रहा। लोग बिल्कुल क्षुब्ध है, दुखी हैं, बस पछता रहे हैं, क्योंकि वो सौगंध ना खाते तो शायद वोट भी नहीं देते। छोटे लालच के चक्कर में उन्होंने वोट देने से पहले जो थोड़ा बहुत 2, 4, 5 हजार रुपया लिया और सौगंध खाई, इसलिए वोट दे गए और पैसा बंटवाया, प्रशासन ने बंटवाया, खुल के बंटवाया। जो शिकायत करता था पुलिस उसी को थाने में ला करके बिठा देती थी। तो इस तरह का खेल दिल्ली के अंदर हुआ, देश की राजधानी के अंदर हुआ। सच कहें तो इस देश की राजधानी से अच्छा गुड़गांव है और गुड़गांव से अच्छा नोएडा है, लेकिन जो ये देश की राजधानी है उसको नरक बना करके रख दिया है इस सरकार ने। जब से ये 1.5 साल के अंदर आई है, कोई काम का मतलब है ही नहीं। आखिरी सवाल मैं यही जानना चाहूंगी सर कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली के लिए क्या रणनीति होगी? देखो, आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में आना ही पड़ेगा। ये देश की राजधानी है, इसको राजधानी की तरह बनाना पड़ेगा। और जो जनता अब त्रस्त है वो पछतावा कर रही है, किसी भी तरह कर रही है। और जनता अब थोड़ा सा भय भी निकाल रही है कि अब की बार कोई हमें जबरदस्ती वोट डालने के लिए बीजेपी में बाध्य करेगा तो हम अब के बहकावे में आएंगे नहीं, ना हम किसी लालच में आएंगे, क्योंकि हमें एक दिन के लालच में 5 साल भुगतने पड़ते हैं। तो बहुत ही जल्द दिल्ली में कॉरपोरेशन में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी के संसद में भी यहाँ से मेंबर जीत करके आएंगे। अगली सरकार भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनेगी और दिल्ली का बहुत अच्छा विकास होगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। मैं चाहूँगी आप आम आदमी पार्टी से दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ संदेश आप जनता को देना चाहेंगे दिल्ली की जनता? मेरी जनता से तो यही अपील है कि इनके झांसे में न आकर के, और जिस तरह ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह की वादे करके वादे नहीं निभाते, करप्शन को बढ़ावा देते जा रहे हैं, आज जिस तरह का माहौल दिल्ली में पैदा कर दिया, उसको सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। खासकर युवाओं से मेरी अपील है कि वह जागें और दिल्ली को बचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ हमने ब्रह्म सिंह तंवर जी से बात की और जाना क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आप इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें केनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।